उस ज्ञान को प्रकाशित करती है, आलोकित करती है, जो काल सापेक्ष है, युग सापेक्ष है, जिसकी उपयोगिता निरंतर है। इसीलिए ऋषयो क्रांति दृष्टारः कहा गया। जो क्रांतदर्शी है, जो 1000 साल बाद की स्थिति को देख ले, अनुभव कर ले, उसको जान जाए, वही क्रांतदर्शी है। आज तो मोबाइल के बाहर ही, गूगल के बाहर ही कुछ नहीं देख पा रहे। तो जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वह ज्ञान जो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। आपकी और हमारी परंपरा अलग नहीं है। संपूर्ण भारत की परंपरा एक है। क्यों? यदि हम ये कहें कि साहब ये परंपरा की बात करते हैं, तो साहब परंपरा की क्या उपयोगिता रह गई? साहब परंपरा ने तो देश का विनाश कर दिया। परंपरा तो अतीत जीविता का नाम है, परंपरा तो अंधविश्वास का नाम है। तो मित्रों, एक बात ध्यान रखो, जब हम पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात करेंगे, तो भारत के संदर्भ में आपको परंपरा का सूत्र पकड़ करके ही चलना होगा। परंपरा को छोड़ करके सतत विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारतीय परंपरा हजारों साल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फिलॉसफी, साइंटिफिक फिलॉसफी दे रही है। परंपरा ट्रेडिशन का ट्रांसलेशन नहीं है, ये भूल मत करना कि परंपरा ट्रेडिशन का अनुवाद है। ट्रेडिशन में चीजें ज्यों की त्यों आगे आती हैं, जबकि परंपरा में चीजें ज्यों की त्यों आगे नहीं बढ़ती हैं। परंपरा में अपनी कसौटी होती है, परंपरा की अपनी प्रयोगशाला, परीक्षणशाला होती है, जो समय बनाता है। और जो चीजें अप्रासंगिक हो जाती है, परंपरा उनको खारिज कर देती है। और जो चीजें निरंतर प्रासंगिक होती है, परंपरा उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ती है। इसलिए भारतीय संदर्भ में जब हम परंपरा की बात करते हैं, तो हमारी परंपरा वह वैज्ञानिक दर्शन देती है जो सतत विकास और इस पृथ्वी को भावी पीढ़ियों के लिए जीने लायक बनाए रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, जो इसके कार्य क्षेत्र हैं, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे पशुधन कल्याण हो, गरीबी उन्मूलन हो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, भावी पीढ़ियों तक इन संसाधनों की उपयोगिता निरंतर कायम रहे, उसमें सामाजिक समरसता भी है। अब जब हम इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो फिर ये सारे इश्यूज आएंगे। तो मित्रों, जब सतत विकास की बात करेंगे, सतत विकास के लिए जो चुनौतियां, जो कार्यक्षेत्र और जो संभावनाएं उपस्थित होती हैं, उन संभावनाओं को लक्ष्य रख करके यदि कार्य करने का दर्शन यदि कहीं मिलता है, तो वो धरती भारत की धरती है, वो भारत की ही भूमि है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितने इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज को एड्रेस करती है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। अब आप कहीं से ही ले लीजिए, पूरे, मैं केवल पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये समझोगे जो उस समय पढ़े लिखे थे वो कोई नो, नेवर। हमारी परंपरा में लोक और शास्त्र में भेद नहीं है। हमारी परंपरा में लोक और शास्त्र परस्पर मिलकर के चलते हैं। और फिर मैं कहता हूं कि हमारा लोक फोक का अनुवाद नहीं है। जिसे फोक आर्ट कहते हैं वो लोक कला नहीं है। फोक अलग चीज है, लोक अलग चीज है। लोक वो है जो आंखों से दिखता है, जिसका हम अवलोकन करते हैं, जो अनुभूति गम्य है, वो जड़ है चाहे चेतन है। इसलिए समस्त जड़ जगत जो अचेतन है, जिसे हम आभासिक रूप से अचेतन मानते हैं, जैसे पहाड़ तो साहब कहीं चलता नहीं है, इसलिए अचेतन है।
जड़ जगत, सारा जड़ जगत, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, वृक्ष, वनस्पतियां, जो भी कुछ चराचर जगत में दृश्यमान है, अनुभव गम्य है, वो सारा लोक है। उसमें गांव भी है, उसमें शहर भी है, उसमें सब कुछ है जो दिखता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, वो लोक है। उस लोक का अपना बोध है, और लोक का बोध युग सापेक्ष बोध होता है, काल सापेक्ष बोध होता है। जिसे लोक का बोध नहीं है, उसके लिए दिन रात भी कोई मायने नहीं रखते। और जिसके पास घड़ी नहीं है और जिसे लोक जानता है, जो लोक को समझता है, वो बिना घड़ी सूरज को देख के एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि सूरज माथे पे आ गया, मध्याह्न हो गया। वो सूरज की छाया देख के बता देता है। वो चिड़िया परिंदों के हाव भाव देख करके मौसम के अनुमान लगा लेते हैं। उनके मौसम विभाग के अनुमान गलत हो सकते हैं, लोक के अनुमान गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा जो लोक है वो फोक नहीं है, ये ध्यान रखें। और हमारी जो परंपरा है वह परंपरा भी ट्रेडिशन नहीं है। परम इति, वो अद्यतन है, वो रेगुलर अपडेट है, उसमें नित्य नवीनता है, उसमें चिर नवीनता है। तो जो हमारा ज्ञान है, सतत विकास का जो हमारा ज्ञान है, वह परंपरा से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हम एक कण का, जीवन का एक क्षण और पदार्थ का एक कण व्यर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वत्र हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर्वत भी पूजनीय है, पहाड़ भी पूजनीय है, पठार भी पूजनीय है, घाटियां भी पूजनीय है, पेड़ों की भी पूजा होती है। मिट्टी का एक ढेला, उस पर मोड़ी लपेट देते हैं तो हमारे गणेश जी हो जाते हैं। एक पत्थर नदी में से उठाया और वो हमारे शालिग्राम जी हो जाते हैं। एक पहाड़ गिरिराज जी महाराज परिक्रमा करके आते हैं। आप क्या है ये, कैसा देश है? सतत विकास की क्या चेतना है? कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके पशु पक्षी वाहन नहीं है। शीतलाष्टमी को गधे की भी पूजा होती है। ये परंपरा है। हर चीज की अपनी उपयोगिता है। जितने हमारे अवतार हैं, मत्स्य से लेकर के और कल्कि तक के, वो सारे क्या है? वो सारे रिवोल्यूशन है। पहले जलमयी सृष्टि है, उसके बाद में उभयचर सृष्टि है, आकाशचर सृष्टि है, उसके बाद सारा जीव जगत है। ये सारा एक ऑर्डर में है और ये ऑर्डर साइंटिफिक है। इसलिए जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और अपने नॉलेज सिस्टम से यदि हम इस चीज को जांचें परखें, अपने इतिहास, अपने युगबोध, अपने कालबोध और अपनी परंपरा पर दृष्टिपात करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो जीवन मूल्य है, वो जीवन मूल्य तो सारा सतत विकास की चेतना से पूरी तरह से ओतप्रोत है, अनुप्राणित है। कोई चीज हमारे यहां व्यर्थ नहीं है, एक कण भी व्यर्थ नहीं है। मिट्टी का एक कण जहां व्यर्थ नहीं हो, पानी की एक बूंद जहां व्यर्थ नहीं हो। ये धरती को जीवन जीने लायक बनाए रखने की विद्या है, जो हजारों साल से हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। ये दूर हुई है आधुनिक शिक्षा के द्वारा, ये दूर हुई है भौतिक चाकचक्य के द्वारा, ये दूर हुई है आहरित ज्ञान के अनुपयोगी तत्वों को जीवन में उतार लेने के द्वारा। हमारे यहां समस्या यह है कि हम ज्ञान तो लाते हैं विदेश से और डेटा ले लेते हैं अपने, और फिर क्या करते हैं, वो जो डेटा और नॉलेज का जो सिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद हम खड़े रहते हैं वहीं जहां से चले थे। 9 दिन चले 2.5 कोर्स। इसलिए जो नॉलेज सिस्टम स्वयं का है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारी परंपरा में हजारों साल से जिस ज्ञान को परीक्षित करके, अनुभूत करके हमें उत्तराधिकार में प्रदान, उस ज्ञान के आधार पर यदि हम, उस चेतना के आधार पर यदि हम अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेंगे, तो आज भी हमारे यहाँ तो नियम यही है कि जीवे में शरदय शतम, प्रब्रवा में शरदय शतम, पश्चिम में शरदय शतम। कहीं चश्मे का उल्लेख ही नहीं है। चश्मा जो मिला है ना, ये हमें उत्तम है, इससे पवित्र कुछ है ही नहीं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष से बाह्याभ्यंतर शुचि।
इसका स्मरण, जल के संप्रोक्षण, ये पवित्र करने वाला है, इससे पवित्र कुछ है नहीं। जहां जल को वरुण देवता को, जहां शन्न है मित्रो, संवरुण है, शन्नो भवत्तर्यमाः, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णुरुक्रम, नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम अवतु, तद्वक्तारम अवतु, अवतु माम, अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति। भाई क्या बात कह दी इस मंत्र में। ये पंच शांतियों का पहला मंत्र है यजुर्वेद में। शन्नो मित्र संवरुण है, हमारे लिए सुख कारक हो, शांति कारक हो, मित्र भी, वरुण भी, शन्नो मित्र सब, शन्नो भवत्तर्यमा, अर्यमा हमारे लिए, इंद्र हमारे लिए शांति कारक हो। इसके आगे क्या कहते हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, नमस्ते वायु, अरे वायु मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। वो चार मुंह वाले ब्रह्मा जी को तो मैं देख ही नहीं सकता, प्रजापति जिन्होंने सृष्टि बनाई, लेकिन मैं तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, यही ऋत है, यही सत्य है जो मैं कहता हूं। ऐसे ऋत और सत्य को जो इस जल में, इस तेज में, इस पृथ्वी में, इस भूमि में, मिट्टी में, मिट्टी के कण में जो ब्रह्म का साक्षात करता है, जो स्वयं को देखता है, वो भारतीय परंपरा का वाहक है। इसलिए जब हम सतत विकास की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो हम परंपरा को साथ लेंगे, क्योंकि परंपरा को साथ लेने से ही हम इस देश को और दुनिया को बचा सकते हैं। परंपरा से कटके, जड़ों से कटके हम सतत विकास की या पर्यावरणीय चेतना की बात नहीं कर सकते हैं। 10 कूप समावापी, 10 वापी समोर्धय, 10 हृदय समो पुत्र है और 10 पुत्र समुद्र है। बोलो, 10 कुएं खुदाओ और 1 बावड़ी खुदाओ, 1 बराबर पुण्य है। 10 बावड़ी खुदाओ और 1 तालाब खुदाओ, 1 बराबर पुण्य है। 10 तालाब खुदाओ और 1 संतान को तैयार कर दो राष्ट्र की सेवा के लिए, तो बराबर पुण्य मिलेगा। और 10 संतान पैदा कर दो और 1 पेड़ लगा दो, तो बराबर पुण्य मिलेगा। बोलो, है कहीं संसार में ये विज्ञान? आज का थोड़ी है, हजारों साल से है। ये है भारत, इसे भारत कहते हैं, और ये परंपरा है। पैदा की हुई संतान आपको एक दिन तर्पण करेगी। जब श्राद्ध पक्ष होएगा ना, तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध निकालेंगे, तो एक दिन साल में उस तिथि को आपका अर्पण तर्पण होगा। अरे संस्कृत की परंपरा तो ऐसी परंपरा है, भारत की परंपरा तो ऐसी परंपरा है जहां ये गुण गया है कि एक पेड़ यदि लगा दिया आपने, तो कई संतानों से बेहतर है। आपकी संतान तो केवल श्राद्ध पक्ष में ही तर्पण करेगी, वो पेड़ जो आपने लगाया है वो प्रतिदिन तर्पण करेगा, छाया से भी, पुष्पों से भी और फलों से भी। जो भी कोई इस वृक्ष के पास आएगा, जो भी छाया प्राप्त करेगा, उसका पुण्य आपको स्वर्ग लोक में, जहां भी कोई लोक होगा, यदि आप वहां होंगे तो वहां प्राप्त होता रहेगा। उसका जो कोई फल खाएगा, पशु भी खाएगा, पक्षी भी खाएगा, कीड़ा भी खाएगा, मनुष्य भी खाएगा, उस फल का पुण्य कौन लेगा? वो जिसने लगाया है। भाई बेटे का पुण्य बाप को मिलता है कि नहीं मिलता? तो पैदा किया हुआ बेटा तो श्राद्ध तर्पण केवल श्राद्ध पक्ष में करेगा। पेड़ लगा दिए तो वो सारे साल तर्पण करेंगे, फिर लकड़ियों से भी करेंगे, काष्ठ से भी करेंगे। ये परंपरा है। इसलिए जल को, मिट्टी को, वायु को, अरे क्या एक एक बात कहूं क्या, जब संतान होती है तो क्या पूजने जाते हैं? रूढ़ी पूजते हैं, गोबर का ढेर होता है। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कुआं पूजने में क्या करते हैं? जल पूजने, कुएं को पूजते हैं। साथ ही जहां गोबर का ढेर लगा रहता है उसको भी पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि उसके भीतर, उस गोबर के भीतर, जो अब विज्ञान के हमारे सारे विद्यार्थी जानते हैं कितने माइक्रोब्स होते हैं उसके अंदर। अरबों खरबों की संख्या में माइक्रोब्स होते हैं 1 इंच गोबर के टुकड़े में। ठीक है, वो जब हमारी सॉइल में जाकर के मिलता है तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? सोचिए, जो यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर से जो नष्ट हो गई, वो जब उसमें जाकर के मिलती है, पहले तो यही था,
ये तो हरित क्रांति के कारण वो भी जरूरी था भाई, लेकिन वापस लौट के अपने ज्ञान पे आना पड़ेगा। हरित क्रांति में जब हमने सॉइल को बर्बाद कर दिया और इतना बर्बाद कर दिया, उसी के कारण जो है वो ग्राउंड वाटर समाप्त हो गया हमारा। आज डार्क जोन में पूरा राजस्थान खड़ा है। राजस्थान का देश का बहुत सारा भूभाग जो है वो ग्राउंड वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो समाप्त हो गई। अब हमने क्या किया, अनुकरण किया पश्चिम का। तो अमेरिका में ऐसे ऐसे भूभाग है खेती के लिए, वहां लिखा हुआ है कि 300 साल तक ये लैंड बैरन रहेगी, 300 साल तक उस पर खेती नहीं की जा सकती है। धरती को उस भूभाग को सुधारने में कम से कम एक पत्ता उगेगा, और हम उस ज्ञान के आधार पर दे पेलो, डालो फर्टिलाइजर, डालो, करो भाई। लाइन लगा रखी है, कट लूट मार मची हुई दुकानों पर। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि विकास यही है। बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां बनाएंगे, विकास यही है। बड़े बड़े ट्रैक्टर कारखाने लगेंगे, विकास यही है। बड़े बड़े पंप के कारखाने लगेंगे, विकास यही है। फिर क्या होगा, बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे जहां कैंसर के जो है महावीर हॉस्पिटल हो चाहे बीकानेर हो, बठिंडा से जो ट्रेन चलती है उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। किसने बनाया? परंपरा ने बनाया? नो। परंपरा में तो किसान, समाज, गाय बैल और धरती सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, सब परस्पर सापेक्ष हैं, कोई निरपेक्ष नहीं है। राजाओं ने भी हल चलाया, जनक ने भी हल चलाया, ऋषियों ने भी हल चलाया। किसानों के, मजदूरों के गुण गाए गए, राजाओं के गुण नहीं गाए गए। कृषि धन्या कृषि मेद्या जंतुनाम जीवनम कृषि तस्मात् सर्वं परित्यज्य कृषिम यत्नेन कारयेत् कंठे हस्ते करणे सुवर्णम विद्यते यदि उपवासस्तथा पिशा तन्ना भावेन देहिनाम। ये परंपरा है। सोना थोड़ी खा लेंगे पत्तल में रख करके, रोटी खाएंगे, रोटी तो खेत से आएगी भाई। इसलिए किसान भूया देकश्च भूपति, राजाओं का राजा किसान है। ये परंपरा है, उसमें सबका साझा है। सारे देश चित्त पड़े थे कोरोना में, हिंदुस्तान खड़ा था। क्यों? किसानों का देश है। यहाँ ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, दो ही परंपरा है हमारी, और दोनों अलग नहीं है, दोनों समाश्रित हैं। हमारे ऋषि कृषि से अलग नहीं और हमारी कृषि ऋषियों से अलग नहीं है। यही वेद है, यही ज्ञान है, यही परंपरा है। इसलिए जब पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी, पर्यावरणीय चुनौतियों की बात आएगी, जब सतत विकास की चुनौतियों की बात आएगी, तो भारत को कहीं और से सीखने जानने की जरूरत नहीं है। भारत को केवल अपनी परंपरा को जानने की जरूरत है, उस परंपरा को आचरण में लाने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, अब थोड़ा कहना और ज्यादा समझना, अपन पहले लिखते थे चिट्ठी में। तो बात यही है, डॉक्टर साहब ने अब कुछ कहने का अवसर दिया, मैंने अपनी बात रखी और आप सबने धैर्य से सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार। इस विषय पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो और जो हमारी पारंपरिक देशज ज्ञान की जो चीजें हैं, जो लगातार उपयोगी हैं इस विज्ञान के लिए भी, इस देश के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी, वो भारत का प्रत्यय और पाथेय है, उसमें फिर कभी परिचर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने वास्तव में वैज्ञानिकता के साथ प्राचीन साहित्य की जो मूल अवधारणाएं हैं, जिन पर हमारी भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत टिकी हुई है, जो पर्यावरण के बिना हमारा जो जीवन है उसकी कल्पना असंभव है, और असंभव कल्पना करना पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए उतनी ही आवश्यक है हमारे लिए। आपने बहुत सारगर्भित और बहुत उदाहरण सहित यहाँ पर आपने सारगर्भित आपने प्रेजेंटेशन दिया। चूंकि लाइव हालांकि जुड़े हुए नहीं, पर सामने हमारे लगभग 250 छात्राएं और 50 डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली ऑफलाइन कार्यक्रम था। निश्चित रूप से आपका उद्बोधन इन बच्चों के लिए, हमारे डेलीगेट्स के लिए बहुत ही दिशा और दशा प्रदान करेगा। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण में आपके जो रिसर्च हैं, इसीलिए आपने अपनी बातों को जिस विश्वास के साथ यहाँ पर रखा है, निश्चित रूप से बहुत उपादेय हैं, समय अनुकूल है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज शर्मा जी का। आपने इस कार्यक्रम में पधार करके हमारे गौरव बढ़ाया। यहाँ इंटीरियर में बेसिकली यूनिवर्सिटीज में तो बहुत सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, पर डॉक्टर साहब सबसे सौभाग्य की बात यह है कि यहाँ इंटीरियर, जो कि लगभग यहाँ पर ये
35 साल से कॉलेज यहाँ पर संचालित है, 2000 गर्ल्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपका उद्बोधन इन बच्चों के अंदर एक नया उत्साहवर्धन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप आगे भी हमारा समय और उत्साह बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। बी प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब। नहीं, फिर फिजिकली भी आऊंगा डॉक्टर साहब। आप आज सर ऑफलाइन में मैंने निवेदन किया था, बहुत अच्छा लगता। डॉक्टर आई.के. शर्मा जी हैं और एक क्या डॉक्टर सत्रांत हो रहा है ना, तो छुट्टियों की भी समस्या होती है हमारी। पी.एस. वर्मा जी, आई.के. शर्मा जी और मनरूप जी भी याद कर रहे हैं। मैं लाइव दिखवा रहा हूं उनको, पर अभी सर वो जस्ट मैंने कहा डॉक्टर साहब का भी प्रेजेंटेशन चल रहा है कि यार ऑफलाइन बुलाते तो शायद इतना उत्साह हमें भी एनर्जी मिल जाती, क्योंकि वो साइंस के हैं, अपन आर्ट्स और संस्कृत के विद्वान है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता। फिर भी आपने यहाँ पर उपस्थिति दी, शाब्दिक बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक्स। अब हमारे बीच में डॉक्टर अनीता जैन, जो कि हमारे साथी प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, और सबसे मेन चीज आपका कवित्व जो है, कहते हैं कवित्व जो बिना ईश्वरीय प्रेरणा से शक्ति, केवल कवित्व बीजभूत संस्कार विशेष है, यहाँ बिना काव्यम न प्रसृत प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्। हमारे डॉक्टर अनीता जैन जी, आपका पूरे भारत के अंदर एक श्रेष्ठ कवि विदुषी कविता के रूप में, कवि के रूप में जाने जाती हैं। आपका प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। आप भी प्रेजेंटेशन दें। धन्यवाद, बहुत बहुत। थोड़ा सा आप ये मत सोचिए कि लाइव कम जुड़े हैं, पर सामने बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। थैंक्स। नमस्कार सभी को, और आभार ब्रजेंद्र जी आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे अवसर दिया है और इससे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपना चिंतन प्रस्तुत करने के लिए। वाकई में एक विचारणीय विषय है जो आपने चुना है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, कि रिसेंट एनवायरमेंट इश्यूज एंड साइंटिफिक इवोल्यूशन। तो ये वाकई में विचारणीय, क्या हम कहें चिंतनीय, और इसमें जितना हम कार्य कर सकें वो कम लगता है। तो मैं सबसे पहले अपना फॉर्मली शुरू करती हूँ। मैं अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी के सभी सदस्य, श्री सुदर्शन कुमार मित्तल जी सर, श्री हरिओम गुप्ता भगत जी सर, श्री दीनदयाल जी गुप्ता जी, श्री घनश्याम जी अग्रवाल, श्री ब्रजेंद्र जी मेरे भ्राता तुल्य मित्र हैं, जो श्री अशोक कुमार जी, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं नवरत्न पोल जी हैं, श्री विजय सांखला जी हैं, और आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, प्रोफेसर BL जैन सर, डॉक्टर राकेश कुमार जी, और प्रोफेसर शंकर लाल मीना जी, डॉक्टर यतीन्द्र कटारिया जी, सभी उपस्थित विद्वत जनों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि, और जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं नमन करती हूँ और वंदन करती हूँ। पर्यावरण का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो हमारा युग है, इसमें जितना चिंतन की आवश्यकता है उससे ज्यादा हमें करने की आवश्यकता है। इस चीज को, चूंकि आपको बताया गया कि मैं भी संस्कृत की ही शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ और शिक्षिका हूँ, तो मैंने भी जो रिसर्च अपना किया है उसी का थोड़ा सा अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो वेदों में जो प्रोफेसर नीरज शर्मा जी ने जो बात कही थी कि 10 संतान के बराबर है एक वृक्ष लगाना, उसी बात को मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ अपने तरह से, अपने नजरिए से। सुनिएगा, वेदों में वृक्ष संस्कृति है, उसकी अवधारणा के बारे में मैंने जो प्रस्तुत किया है उसको सुनिएगा। भारतीय संस्कृति को अरण्य की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता वनों से आरंभ हुई मानी जाती है। भारतीय ऋषि मुनियों, दार्शनिकों, संतों तथा मनस्वियों ने लोक मंगल के लिए गहन चिंतन मनन किया। अरण्यों में ही हमारे विपुल वाङ्मय, वेद, वेदांग, उपनिषद आदि की रचना हुई थी। ये सब हम सभी जानते हैं, सुनते हैं। अभी अरण्य में लिखे जाने के कारण ग्रंथ हैं वो विशेष आरण्य ग्रंथ कहलाए। प्रकृति के विविध स्वरूप को समझते हुए वृक्षा आयुर्वेद की रचना की गई थी। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की जितनी महिमा, गरिमा का उल्लेख किया गया है, संभवतः और किसी देश की संस्कृति में इस प्रकार का गुणगान हमें देखने को नहीं मिलता है। सदियों से ही ऋषि मुनियों ने वृक्षों में
देवत्व एवं दिव्यत्व की अनुभूति की। वृक्षों में विराट विश्व एवं प्रकृति की विराटता का कोमल एहसास है। प्रत्येक पेड़ पौधे वनस्पति व वृक्ष में प्रकृति की अनुपम शक्ति और रहस्य छुपा हुआ है, जिसका आख्यान वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, लोक विश्वासों व परंपराओं में अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। इन वृक्षों के शुभ अशुभ परिणामों को लेकर काफी अध्ययन भी किए गए हैं कि कौन से वृक्ष हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है। कोरोना काल में इसका हमने व्यावहारिक उपयोग भी देखा और किया था। कौन से वृक्ष से केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन से वृक्ष हवन की दृष्टि से पवित्र हैं, आदि आदि इन सभी सत्य एवं तथ्यों की जानकारी हमारे वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति में वृक्ष मानव के लिए स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रमुख घटक के रूप में माने जाते हैं। आयुर्वेद में इनकी विशेषता का उल्लेख मिलता है और इन पौधों के गुण धर्म के आधार पर इनका औषधि रूप में एवं पर्यावरण के लिए उपयोग किया जाता है। वनस्पतियों का यही गुण धर्म एवं उनका सदुपयोगिता उन्हें देवत्व का स्थान प्रदान करती है। वृक्षों को देवता के समान मानकर उनकी उपासना अभ्यर्थना की परंपराएं हमारी धरोहर रही हैं। वेदों में वृक्षों को पृथ्वी की संतति कहकर इन्हें अत्यधिक महत्व एवं सम्मान प्रदान किया गया है। अब हम देखते हैं कि वृक्षों की इतनी महत्ता है, तो एक जो पर्यावरण की जितनी समस्याएं हैं उनका एक जो सल्यूशन मुख्य रूप से जो हम कह सकते हैं वो वृक्षारोपण है। अधिकाधिक वृक्षारोपण है और जो वन उजाड़े जा रहे हैं उसको रोकना है, क्योंकि जो गत 100 वर्ष में मनुष्य की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, इसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मांग भी तेजी से बढ़ी है। इसके फलस्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधन पर काफी दबाव पड़ा है। इससे वायु, जल, भूमि आदि का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसलिए आज ये आवश्यकता है कि हमारी जो ये विकास की प्रक्रिया है यह भी ना रुके और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है इनको भी हम खराब होने से रोक सकें, तो इनको हम प्रदूषित होने से बचाएं। प्रदूषण चाहे वायु का हो, भूमि, जल या मिट्टी का या भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों का एक वांछनीय जो परिवर्तन है, इन अवांछनीय परिवर्तन से उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनको जो हम प्रदूषक कहते हैं, इस प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकें, इनकी संरक्षण कर सकें। इस प्रकार का जो कारण, इसका जो कानून है वह भी हमारे यहाँ पर है, जो कि 1986 में पारित हुआ था, पर्यावरण संरक्षा अधिनियम। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो जो हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, इस सिस्टम में हम प्रकृति की ओर लौट चलें। ये हमारा एक महत्वपूर्ण वाक्य होना चाहिए कि हम प्रकृति की ओर लौट चले। लेकिन यह भी संभव नहीं है कि हम अपने सारे कार्य हैं वो रोक दें या हमारी जो विकास की प्रक्रिया है वह रुक जाए। तो हमें मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। तो इसमें मैं कुछ चीजें जो कहना चाहती हूँ, जैसे हम प्लास्टिक का उपयोग है उसको बंद कर दें। प्लास्टिक की थैलियां हो या प्लास्टिक का कोई भी सामान हो उसको हम बिल्कुल बंद कर दें और हमारी संस्कृति की तरफ हम वापस लौटें। जैसे हवन करें, हम चाहे हमें समय का अभाव है तो भी हम एक दिन सप्ताह में चुन सकते हैं जब हम हवन करें। हवन की वैज्ञानिकता से मेरे जो विज्ञान के विद्वत जन हैं वो सभी साथी परिचित होंगे, जो विद्यार्थी हैं वे भी पढ़ते हैं कि हवन की जो वैज्ञानिकता है वो सर्वसिद्ध है एक तरह से। तो हमें हवन को अपनाना चाहिए, प्लास्टिक को बंद कर देना चाहिए। और एक जो चीज है कि हम बिजली की खपत को कम कर दें और जो एक है नेटवर्किंग,
जो हम यूज करते हैं इंटरनेट, उसका भी एक तरह से हम अवकाश ले लें। जिस तरह से शरीर को है वो एक दिन का यदि हम फास्टिंग करते हैं तो शरीर के लिए, बॉडी के लिए, माइंड के लिए अच्छा होता है, उसी तरह से यदि हम एक दिन का उपवास ले लें और अपने सारे गैजेट्स हैं उनको बंद कर दें और परिवार सहित कहीं प्रकृति के बीच में घूमने जाएं, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो कम ही नहीं बिल्कुल खत्म हो सकती हैं, ऐसी मुझे लगता है, ऐसा मेरा आशावादी विचार है। और ये कहने सुनने में ऐसा लग सकता है कि एक अकेला क्या कर लेगा, एक दिन यदि घूमने चले गए तो क्या, लेकिन मित्रों, साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ऐसे ही यदि हम एक एक व्यक्ति यदि ऐसा संकल्प ले ले कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और हमें अपने आप को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को है वो इससे बचाना है, तो निश्चित रूप से हम है वो इस पर्यावरण की संरक्षा में और जो हमारा विकास है उन दोनों के बीच तालमेल है वो हम बिठा सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि वृक्षों का जो हम सम्मान करते हैं, तो इस सम्मान के क्रम में हम उसको जारी रखें और एक व्यक्ति एक वृक्ष, इसको हम है वो बहुत ही दिल से, हृदय से इस बात को अपनाएं, एक तरह से उसको हम अपनी संतान की तरह ही पालें, तो मुझे लगता है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो सकती हैं। और इस तरह से वर्तमान में जो प्रकृति और पर्यावरण को बचाने और इससे संरक्षित और सुरक्षित और समृद्ध करने के लिए हमें इसके प्रति है वो भावात्मक संबंध है वो स्थापित करना होगा साथियों। और साथ ही भारतीय वैदिक कालीन संस्कृति की जो प्राचीन मान्यताएं हैं उनको हमें सामयिक परिप्रेक्ष्य में कसौटी से कसकर फिर से हमें माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का उद्घोष करना होगा। संस्कृति संवेदना से पनपती है और हमारे अंदर वृक्षों के प्रति जब तक गहरी संवेदना और हमारा उनके प्रति लगाव है वो नहीं होगा, तब तक पर्यावरण का शोषण एवं दोहन होता रहेगा। इसके लिए आवश्यकता है एक सर्वोपरि अखंडित अनुशासन की। जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, आकाश अपनी अपनी सीमाओं में आबद्ध होकर नियमबद्ध तरीके से परिचालित है, इसी को मूल मंत्र मानकर पर्यावरण के अपक्षरण को रोका जा सकता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतिपालन करते हुए हम भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र को प्रसारित कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि आज के पर्यावरण एवं प्रकृति की संरक्षण की दृष्टि से इस विराट अवधारणा की सार्थकता और इसकी प्रासंगिकता ग्लोबल वार्मिंग के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होती है मित्रों। और जैसा कि मेरे साथी प्रोफेसर नीरज शर्मा जी ने कहा था कि एक ऐसा विषय है जिस पर हम बहुत चर्चाएं कर सकते हैं और चर्चा से जरूरी मुझे लगता है संकल्प की है और हमें करने की है कार्य को। तो मैं साथियों अंत में आपका अधिक समय न लेकर के और यही कहना चाहूंगी कि हम हैं वो संकल्प लेकर और कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाएं और अपनी, जैसा कि मेरे साथी ने कहा था, कवि है तो कवि हृदय की पंक्तियां कहे बिना कैसे रहा जाएगा। तो इसके सारे सार को मैंने 4 पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, सुनिएगा और अपने विचारों को मैं विराम दूंगी। जल वायु पर्यावरण दूषित करते स्वार्थी चालों से, जल वायु पर्यावरण दूषित करते स्वार्थी चालों से, खोती अस्तित्व धरा हो आकुल व्याकुल छालों से, छाले घाव कि खोती अस्तित्व धरा हो आकुल व्याकुल छालों से, शीघ्र लगा वृक्षों का मरहम, धरती के अंतस्तल पर हम प्राणी जगत का अस्तित्व बचा ले नरव्यालों से। नरव्याल सर्प के रूप में जो विद्यमान है, जो प्रकृति का दोहन कर रहे, शोषण कर रहे हैं, कि हम प्राणी जगत का अस्तित्व बचा ले नरव्यालों से, नरव्यालों से। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का आभार कि आप सभी ने मुझे सुना और साथ ही ब्रजेंद्र जी
और जो मेरे अशोक कुमार जी, जांगीर जी, आप सभी को मैं बधाई देती हूँ। इतनी बढ़िया कॉन्फ्रेंस, इतने सटीक और प्रासंगिक विषय पर आपने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आप सभी का पुनः पुनः आभार। नमो नमः।